Start. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. आकाश, भावेश, ध्रुव, महक, मयंक, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बेटा. सौरभ, आ जाइए सब. ओके, 2 मिनट में बस क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट हमने स्टार्ट किया था बेटा कल प्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर लिया था और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हमने उठाए थे उसमें. शॉर्ट रन लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट समझे थे, वेरिएबल फिक्स फैक्टर समझा था, ठीक है? और हमने फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट थे, लाइक टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब, राइट? तो उसके बाद आज जो हम करेंगे वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पूरा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन उठा लिया था. आज कंप्लीट कर लेंगे, वो होते ही हमारा शॉर्ट रन खत्म. फिर हम लॉन्ग रन को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज आधा हो जाए लॉन्ग रन, बिकॉज लॉन्ग रन में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है आपके, ठीक है? शॉर्ट रन में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो मेनली आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी या एपी एमपी में आ जाएगा, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बट शॉर्ट रन में आपको आइसो क्वांट्स के बारे में पढ़ना है, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पढ़ना है. हाँ, और एक नया चीज और है आपके लिए, कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को नापने का, ठीक है? तो वो नई चीज होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इको 11th-12th में भी पढ़ा होगा, तो ठीक है? तो लॉन्ग रन जो है ना वो आपके लिए नया होगा, शॉर्ट रन आपके लिए फेमिलियर है. तो अब कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है? ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया है. अब करते हैं स्टार्ट. फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. और फाइनली अब स्टार्ट करते हैं. अपने आप को सब म्यूट रखेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट हो कभी भी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये यूनिट समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन हो जाता है नहीं तो, ठीक है? चलिए बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को, अदरवाइज मैं यहाँ से कर देता हूँ. ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्टअप. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है? थोड़ा सा क्लोज. ओके, आ जाइए, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. 1 मिनट. ओके, तो लास्ट क्लास में बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने इतनी बात उसकी कर ली थी, राइट? जिसमें हमने देखा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता क्या है, और उसी स्टेटमेंट को हमने शेड्यूल की हेल्प से कवर किया, जिसमें हमने क्या देखा कि इनिशियली जब आप फिक्स्ड फैक्टर को तो कांस्टेंट रखोगे, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट रन में विच इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल. तो जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं होगा. इसीलिए हर जगह मैंने 1 1 रखा था, बिकॉज इनिशियली ही मैंने आपको बता दिया था कि जो लैंड है वो 1 एकड़ की है, ठीक है? अब वेरिएबल फैक्टर हमारा लेबर था, तो अगर आप आउटपुट को बदलना चाहते हो तो आप सिर्फ लेबर में चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है? तो जब हमने ये देखा कि वेरिएबल फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनिशियली टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. अब वो पता कैसे चलेगा कि ये इंक्रीजिंग रेट है? तो इसीलिए हमने एमपी भी बनाया, ठीक है? एमपी का भी एक यहाँ पे रखा हमने, ठीक है, कॉलम. तो एमपी में अगर आप देखो और टीपी की फिगर्स देखो, तो टीपी को जो है वो एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब पहले 10 से 30 हुआ, तो इसका मतलब जो गैप है वो 20 यूनिट्स का है, ठीक है? फिर हम सेकेंड फेज में आ गए, विच इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या है कि टीपी आपका
डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है, जो कि आप एमपी की तरफ से देख सकते हो। पहले 10 से 20 हुआ, मतलब बढ़ा, फिर 20 से 15 हो गया, गिरने लगा, 15 से 7 हो गया, 7 से 0 हो गया, और एक टाइम ऐसा आता है जब आप डिमिनिशिंग होते होते आप नेगेटिव फेज में आ जाते हो, जिसको हम नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं, जो कि -4 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था टेबलर का एक्सप्लेनेशन। अब हम सीधा डायग्राम बनाते हैं और वहीं पे ही हमारा टीपी और एमपी का कर्व भी बन जाएगा और रिलेशनशिप भी समझ लेंगे, ठीक है। तो चलो बनाएंगे हम कर्व। कर्व बनाने के लिए ये एक डिराइवेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो किस तरीके से कर्व बनेगा, जो हमने पीछे टेबल बनाया है ना, ठीक है। जो लोग कल क्लास में नहीं थे उन्होंने एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, दो फिगर्स बनेंगी क्योंकि टीपी और एमपी दो कर्व है हमारे पास, ठीक है। तो हम टीपी के चेंजेस जो है वो एमपी से रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से टीपी और एमपी में चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन और दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर, जो खुद से बदलेगा, जिसमें जो हमारा दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो है हमारा वेरिएबल फैक्टर। तो एक्स एक्सिस पे आपका वेरिएबल फैक्टर आएगा जो खुद से बदल रहा है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। पर वेरिएबल फैक्टर की वजह से जिनमें बदलाव आ रहा है वो डिपेंडेंट फैक्टर है, और वो आपके वाई एक्सिस पे आएंगे। एक कर्व बना रहे हैं हम टोटल प्रोडक्ट का, एक कर्व हम बना रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट का, ठीक है। वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट में एक फिगर नेगेटिव की भी थी, तो वो हम y का एक नेगेटिव एक्सिस भी लेंगे, y1 y डैश, ठीक है। आप प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। अब अगर आप फिगर्स को देखो तो कुछ ऐसे 10 20 30 ऐसा था, ठीक है, मैक्सिमम 52 तक था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 10 का भी गैप ले लेना ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम 10 10 यूनिट का गैप ले लेते हैं, लाइक 10 20 30 40 50 एंड 60, क्योंकि मैक्सिमम जो है टीपी की फिगर वो 52 है, तो हमको 60 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल फैक्टर आ जाएंगे जो कि 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 यूनिट्स थे वेरिएबल फैक्टर के, वो हमने प्लॉट कर दिए। सिमिलरली एमपी पे भी ऐसे ही कर दो प्लॉट, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 यूनिट्स थे वेरिएबल फैक्टर के प्लॉटेड, ठीक है। एमपी में गैप हम रखते हैं, हमारा एमपी का फिगर क्या क्या था, ये था हाईएस्ट नंबर जो है वो 20 का है, 5 यूनिट का गैप रख लेते हैं, ठीक है। 5 10 15 और ये 20, ठीक है। एक नेगेटिव भी है तो माइनस का 5 यहाँ रखेंगे, ठीक है। 5 10 15 20, 20 इज द हाईएस्ट ना, तो ये कवर अप हो गया, ठीक है। इस पे हमने 10 10 यूनिट्स का गैप ले लिया, 10 20 30 40 50 और 60, ठीक है। जो ये टीपी और एमपी की फिगर्स है ना बेटा, ये यूनिट्स में हो, ये ध्यान रखना है। प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट तो यूनिट्स में बन के तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल प्लॉटिंग, ठीक है। अब हम अपने फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिगर्स को अगर आप देखो अपने टेबल में, तो जब आपका फर्स्ट यूनिट है वेरिएबल फैक्टर का, हमने फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट किया था, यस। जब फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे हमारा टीपी कितना था, 10 था, तो फर्स्ट पे 10, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बना दो। सेकेंड यूनिट जब है तब वो 30 हो गया है, तो सेकेंड यूनिट पे वो 30 है, जो कि यहाँ पे आएगा। फिर थर्ड यूनिट पे वो 45 हो गया था, तो 40 और 50 के बीच में यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे वो 52 हो गया है, 50 से थोड़ा सा ऊपर 52, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट पे भी वो 52 ही है, कांस्टेंट है, मैक्सिमम है उस पॉइंट पे, तो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। और सिक्स्थ यूनिट पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, 48 हो चुका था, राइट, 48, यस।
तो 48 जो होगा वो 52 से थोड़ा सा नीचे और 6th यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा हमारा टीपी का पॉइंटर्स। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसा फिगर बनेगा टीपी का, ठीक है। ये है आपका टीपी। अब सिमिलरली एमपी को प्लॉट करो। फर्स्ट यूनिट पे आप थे 10 पे, राइट। सेकेंड यूनिट्स पे आप हो गए 20 पे। फिर थर्ड यूनिट पे आप हुए थे 20 से 15 पे आए थे, राइट। हाँ, 20 से 15 पे आए थे हम थर्ड यूनिट पे, विच इज हेयर। फिर फोर्थ यूनिट पे एमपी जो है वो 7 यूनिट्स है, तो वो आएगा यहाँ पे। फिर फिफ्थ यूनिट पे तो 0 है, तो ये एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, फिफ्थ पे 0। और सिक्स्थ यूनिट पे वो -4 हो चुका है, तो समवेयर अराउंड है, ठीक है। ये थोड़ा वेरिएबल फैक्टर के बीच में छिप गया ये पॉइंट, क्योंकि -5 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा -4, वो की ये रहा, ठीक है। तो जरा हम इसको पॉइंट को ज्वाइंट्स कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा एमपी, ठीक है। ये नीचे की ओर वेरिएबल फैक्टर के बीच में छुप चुका है थोड़ा सा, ठीक है, हिडन है, बट ऑलमोस्ट क्लियर है फिगर्स, ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, हमने प्लॉट कर दिया। अब जो वो हमारे 3 फेजेस थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स, उनको इस चार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ है आप खुद देख सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहाँ तक था, जहां तक आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। वो कैसे पता चलता, जब आप एमपी में झांकोगे तो एमपी में अगर आप देखो तो 20 यूनिट्स तक मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है टीपी इंक्रीजिंग रेट से। तो इसका मतलब जब टीपी 30 है वहां तक इंक्रीजिंग रेट है, और जहां तक एमपी 20 है वहां तक इंक्रीजिंग रेट है। तो इन दो को लाइन को ज्वाइंट कर दो सेकेंड यूनिट्स तक, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज 1, ठीक है। लाइक फेज 1 हमारा ये है, इतना पोर्शन जो है। अब फेज 2 अगर आप देखो तो उसमें आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और कब तक बढ़ेगा, जब तक वो मैक्सिमम हो जाए, विच इज 52, और एमपी 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सेकंड फेज जो है ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, वो 5th यूनिट तक गया है, जो कि यहां तक। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। और जो बचा रह गया आगे का पोर्शन, वो तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि टीपी गिर रहा है, उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज को हम इसमें लिखेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ये 3 फेजेस हैं जो हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस पॉइंट का नाम, जहां पे आपका टीपी 30 है, ठीक है। और एक ये जो दोनों मैक्सिमम थे ना और कांस्टेंट थे, इसको ध्यान रखना। और जहां तुम्हारा एमपी 0 था वो ध्यान रखना। इवन इस पॉइंट को भी ध्यान रखना जहां पे एमपी मैक्सिमम है। रिलेशनशिप समझने में बहुत बेटर होगा ये। अब ये है क्या, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को पी नाम दे दो, पी, ठीक है। पी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जब टीपी 30 यूनिट्स है तब मैंने उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोला। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जब जो भी कर्व आप बना रहे हो वो अपना शेप चेंज कब करता है। तो आपने खुद देखा जो आपका कर्व है टीपी का, उसने शेप चेंज कब किया है, जब वो इंक्रीजिंग से डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ जा रहा है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स तो यहीं तक था, तो इसके बाद ही ना तुम्हारा टीपी का जो कर्व है वो बदला है। नहीं तो पहले देखो कैसे ऊपर की ओर जा रहा था, फिर फ्लैटर हो गया यहाँ इस पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस कर्व ने अपना शेप चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जो भी कर्व आप बना रहे हो वो शेप कब चेंज कर रहा है, किस यूनिट पे। तो वो कर रहा है 30 यूनिट्स। यहाँ पे आपका टीपी मैक्सिमम है। दो पॉइंट्स जो हैं ये फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट्स पे टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट आल्सो। कांस्टेंट भी है, 50 to 52 दोनों ही है ना।
अगर टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट है तो उसकी वजह से आपका एमपी पे क्या फर्क पड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एमपी जो है वो 0 हो चुका है। एमपी निकलता कैसे है, जो टीपी का जिस यूनिट पे हो पिछला वाला टीपी माइनस कर दो, तो भाई तुम अभी 52 पे हो और पुराना भी तुम्हारा 52 था, तो 52 माइनस 52 इज 0। ठीक है, तो एमपी यहाँ पे 0 हो गया है। एमपी मैक्सिमम था यहाँ पे जब तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, जब तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स खत्म हो रहा था ना, तब एमपी मैक्सिमम हो गया था। एमपी इज मैक्सिमम। ये सब तो रिलेशनशिप वाली बातें हैं, ये 3 रिलेशनशिप जब पढ़ेंगे तो उसमें ही समझ लेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी मत भूलना, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमसीक्यूज बन जाते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, या फिर वो आपसे फेजेस के उस वे में पूछ लेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां होता है जहां डिमिनिशिंग रिटर्न खत्म होता है, या नेगेटिव रिटर्न्स में, या जहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स खत्म होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होता है जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमारा लास्ट स्टेज पे हो, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमारा जो कर्व है वो अपनी शेप बदलने लगते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये फेजेस आपने लिखे हैं इसमें टीपी और एमपी का बिहेवियर कैसा है वो हम नोट कर लें एक बार यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, यहाँ साइड में लिख लो बेटा, ठीक है, थोड़ा स्पेस है तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम। चलो, क्या देखने जा रहे हैं हम, हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वीपी जिसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, changes in TP and MP, changes in TP and MP are classified into 3 phases। 3 phases में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो चेंजेस हुए विच इज टीपी और एमपी, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया। पहला फेज है हमारा फेज 1। फेज 1 का नाम क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आपका टीपी और एमपी में हुआ क्या है, तो आप खुद देखो टीपी क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रिटर्न में जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और एमपी में क्या चेंज हुए हैं, एमपी राइजेस, एमपी बढ़ रहा है। आप खुद देख सकते हो फेज 1 ये है, देखो टीपी बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और एमपी भी अभी तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है, एमपी राइजेस, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात। अब हम बात करते हैं फेज 2। फेज 2, फेज 2 है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट रन होता है उसमें जो रिटर्न्स है वो फैक्टर के लिए है, और जो लॉन्ग रन होता है उसमें रिटर्न्स हमारा स्केल पे होता है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, आप फैक्टर को एम्प्लॉय करके आप ये देखना चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए। सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, फेज 2, फेज 2 में क्या क्या चेंजेस हुए टीपी में, तो आप खुद देख सकते हो, पहले तो ये बड़े अच्छे से बढ़ रहा था, ऊपर की ओर जा रहा है, राइट, बट यहाँ पे आगे क्या हो गया है, ये यहाँ पे आगे थोड़ा सा फ्लैटर हो गया है। फ्लैटर का मतलब क्या है, ये अपना शेप अब बदल रहा है और एकदम ऊंचाई की ओर ना जाके अब ये थोड़ा सा फ्लैटर हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग रेट से अब नहीं बढ़ेगा, ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, मतलब पहले 20 यूनिट का गैप था, अब 15 यूनिट का गैप होगा टीपी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट, एट ए डिमिनिशिंग रेट। और एमपी में क्या हुआ है, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग and also becomes zero,
आप सेकंड फेज में क्या नोट कर रहे हो एमपी के बारे में कि वो गिर तो रहा है, देख सकते हो आप गिर रहा है, पर वो जीरो तक पहुंच रहा है। एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड ऑल्सो बिकम्स जीरो व्हेन टीपी इज मैक्सिमम। जब टीपी मैक्सिमम है तो आपका एमपी जो है वो जीरो हो रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लास्ट हमारा फेज है नेगेटिव रिटर्न्स का। थर्ड जो है फेज वो है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ये है फेज 3। ओके, अब फेज 3 जो है उसमें टीपी और एमपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं आप खुद देख सकते हो। टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो इतनी सी ही बात है, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। और ऐसे भी लिख सकते हैं एमपी नॉट ओनली डिक्रीजेस, गिर भी रहा है ना वो तो, बट नेगेटिव भी हो रहा है। एमपी नॉट ओनली डिक्रीजेस बट ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव। गिरते गिरते इतना गिरता हुआ जा रहा है कि वो नेगेटिव फेज में जा चुका है। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ टीपी एंड एमपी इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमारा टीपी और एमपी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आपने तीनों फेजेस यहाँ पे पढ़ लिए, आपने देख लिया टीपी में क्या चेंजेस होते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 में। आपने ये भी देख लिया कि एमपी में क्या चेंजेस होते हैं तीनों फेजेस में, ठीक है। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको ऑब्जर्वेशंस क्लियर है, डायग्राम के रिलेशनशिप क्लियर है टीपी एमपी का। थम्स अप दे दें एक बार, ओके। ताकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉजिक तो समझो, तुमने ये पढ़ तो लिया कि फेज 1 में टीपी बहुत अच्छे रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी बढ़ता है, डिमिनिशिंग में आके वो कम रेट से बढ़ रहा होता है और एमपी गिर रहा होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। तो भाई रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है ना वो है हमारा रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और हाँ बेटा एक बात और, उसको करने से पहले ना एक नोट लिखो, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। नोट में लिख लो आप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब भूल जाओगे नहीं तो माइंड में रहेगा ना। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी टीपी चेंजेस द शेप of its curvature, the shape of its curvature, which is known as, which is known as point of inflection। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किसको बोलेंगे, जहां पे टीपी अपना शेप बदलेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जहां पे जो भी कर्व आप बना रहे हो, टीपी है, एमपी है, इंडिफरेंस कर्व ही क्यों ना हो, कोई भी कर्व आप बनाओ, पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका कर्व शेप चेंज करने लगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मत भूलना। आगे बढ़ते हैं हम, रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। रीजंस एक्सप्लेन नहीं करने, बस आप नाम नाम लिख लेना, ठीक है। इसीलिए मैं इसको चार्ट फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, आपको बस ऑप्शन दे देगा और बता देगा कि बताओ इनमें से क्या ये रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का या डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, शॉर्ट में लॉ ऑफ वीपी, ठीक है। लॉ ऑफ वीपी के रीजन, अब क्योंकि हमारे 3 फेजेस थे और तीनों फेजेस के रीजन होंगे तो यहीं से मैं 3 एरो निकाल लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज।
फेज 1 जो था वो था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, ठीक है। फेज 2 हमारा था डिक्रीजिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और फेज 3 था हमारा नेगेटिव रिटर्न्स। एक बार पहले रीजंस लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले लिखने का काम कर लो, फिर सुनने का काम करना है। इससे दो दो रीजंस हैं मेनली। पहला रीजन है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीजिंग रिटर्न्स में, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। और दूसरा रीजन है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इंक्रीज्ड efficiency of variable factor। ओके, डिक्रीजिंग रिटर्न्स का रीजन है फर्स्ट इज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स वही फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर विच इज लैंड एंड लेबर जो हमने लिया था ना एग्जांपल, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये फैक्टर्स वही हैं, ठीक है। And second reason behind diminishing returns is factors are imperfect substitutes. Factors are imperfect substitutes. Imperfect substitutes. Okay. Negative returns में पहला reason आप लिखिए poor coordination between fixed and variable factor. And second reason आप इसमें लिखिए decrease in efficiency of variable factor. Decrease in efficiency of variable factor. और एक तीसरा रीजन भी है इसमें which is very much logically correct, ठीक है, वो है limitation of fixed factor. Limitation of fixed factor. ओके, इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको ये समझाता हूँ रीजंस जो है तीनों फेज के, ठीक है। नोट कर लिया आपने? थम्स अप दे दे ताकि मैं स्टार्ट करूँ फिर। ओके, ठीक है बेटा। ओके, सर 1 मिनट बस। हाँ कर लो, ठीक है। रीजंस ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम रिलेशनशिप पढ़ रहे हो टीटीएमपी का, वो हुआ कैसे, ऐसा क्यों हो जाता है, वो भी तो समझना जरूरी है ना। जो हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, जो हम बोलते हैं कि ऐसा ही होगा, तो क्या है इसके पीछे रीजन। ओके, तो हमारा जैसे पहला है विच इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में टीपी बहुत ही बड़े रेट से बढ़ रहा होता है, लाइक तो पहले 10 यूनिट्स हो गया, फिर बीच में 20 यूनिट्स, फिर 40 यूनिट्स। तो देख रहे हो जो बीच में गैप है ना टीपी के, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में, वो बढ़ रहा है 10, 20, 40, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा हुआ क्यों? तो ये रीजन है आपका पहला क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। बेटर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या है बेटा, देखो लैंड हमने लिया था, जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जो वो फार्मर था वो बीट उसको प्रोड्यूस कर रहा था, उसने 1 एकड़ लैंड खरीदा था। पर बेटा लैंड अगर आप खरीद लो और लैंड को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, उस पर तुम कुछ करो ही ना, कोई प्रोडक्शन ना करो, कोई एक्टिविटी ना करो, ठीक है, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही है जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो, तो यार उस फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या है। और आपको पता है फिक्स फैक्टर खुद से तो काम करती नहीं है, खुद से तो चलती नहीं है, लैंड पड़ा रहेगा, लैंड थोड़ी ना काम करता है, लैंड मोबाइल थोड़ी ना है, ठीक है।
लैंड पे हमें मशीनरी बैठानी पड़ेगी, फर्म्स वहां पे सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है, लेबर को लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना, जब आप वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हो फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो फिक्स्ड फैक्टर भी अच्छे से यूटिलाइज होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। सेकेंड रीजन क्या है? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। खुद सोचो, आप लेबर लेके आए, वेरिएबल फैक्टर क्या होंगे? लेबर, रॉ मटेरियल्स, यही होते हैं, ठीक है। तो आप नए नए लेबर लेके आए, ठीक है, नया नया रॉ मटेरियल आपने फ्रेश ऑर्डर किया है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, मान लो जैसे मैं हूँ, अभी मॉर्निंग में जस्ट फ्रेश होके आया एकदम, ठीक है, स्टार्ट मैंने किया अभी पढ़ाना। तो मतलब मॉर्निंग में क्या है, हमारा एकदम फ्रेश है, ठीक है, एकदम हमारी एफिशिएंसी जो है एकदम टॉप लेवल पे है, एनर्जी एकदम टॉप लेवल पे है, ठीक है। तो जब हम काम को शुरू करेंगे करना, तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी बहुत हाई है, एनर्जी एकदम पीक पे है, पर बोलते बोलते मैं भी तो डाउन हो जाऊंगा ना, ठीक है। तो वही बात है कि जब इनिशियली आप लेबर को एम्प्लॉय करते हो, तो नया नया लेबर है, उसने पहले काम नहीं किया, ठीक है, या वो सपोज करो नेक्स्ट डे वो फ्रेश होके आया एकदम, ठीक है, तो भाई वो एकदम पूरे एनर्जी से काम करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब वो ज्यादा मेहनत करके काम करेगा, तो तुम्हारा जो रिटर्न है वो भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो रीजंस होते हैं कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ मिलाते हो, तो फिक्स फैक्टर भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है, और वेरिएबल की तो एफिशिएंसी बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि उसने तो जस्ट अभी काम करना स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, बोथ द रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब हम आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है कि आपका टीपी जो है वो बढ़ता है, बट डिमिनिशिंग रेट से, मतलब कम रेट से बढ़ता है, जितना वो पहले रेट से बढ़ रहा था वो उस रेट से नहीं बढ़ता, ठीक है। रीजन क्या है? पहला है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। आपको पता है डिमिनिशिंग रेट से हम क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो हम थे बड़े टॉप लेवल पे, है ना, हम देखते हैं कि अरे भाई बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न से मिल रहा है, तो और बढ़ाओ बढ़ाओ एकदम अच्छे से। तो वो जो तुम बढ़ाने का सोचते हो ना रिटर्न्स को, प्रोडक्शन ज्यादा करने की सोचते हो, आउटपुट ज्यादा बनाने की सोचते हो, ठीक है, तो तुम ऐसा करते करते ना एक पॉइंट पे आते हो जब तुम्हें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिलता है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन वो होता है कि तुम्हारी एफिशिएंसी मैक्सिमम तुम इतना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया, तो मेरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, अभी मैं और बढ़ाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की। तो समझाते समझाते एक पीक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, जब मैं बोलूंगा यार ये मेरा बेस्ट था, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, या इससे ज्यादा बेटर मैं नहीं समझा सकता, ये मेरा सबसे बेस्ट वे था। तो सिमिलरली प्रोड्यूसर भी यही सोचेगा कि जब वो प्रोडक्शन और करेगा, तो भाई ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन तक पहुंचने के लिए तुम क्या हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ही रहोगे? नहीं, जब स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे से करोगे, पर उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जब तुम ये देखना चाहते हो कि हम मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए ना तुम स्टार्टिंग में तो बढ़ोगे, बट धीरे धीरे अपने आप ही डिक्रीज होते जाओगे, और फिर उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और उसके बाद क्या होगा? फिर तो भाई एफिशिएंसी डाउन, एफिशिएंसी गिरने लगेगी, है ना। मैं पढ़ाते पढ़ाते उस पीक पॉइंट पे पहुंच जाऊं जहां पे मैं बेस्ट दे सकता था, उसके बाद क्या होगा कि यार इसके बाद मैं बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं इतना बोल पाऊंगा, मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, मेरी एफिशिएंसी अल्टीमेटली डिक्लाइन होने लगेगी। तो पहला रीजन क्या है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। एक ये रीजन होता है जिसपे पहुंचने के लिए आप जो इतनी मेहनत करते हो ना, वो मेहनत स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी होती है, बट धीरे धीरे क्या होता है, वो डिमिनिशिंग होती जाती है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है? फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। दो गुड्स, उनके एमआरएस डिक्लाइन क्यों करते हैं? क्योंकि वो दोनों इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। एक लिमिट तक ही ना तुम एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एक पॉइंट के बाद एक को तुम कम करते करते दूसरे को बढ़ाते बढ़ाते तुम भी तो एक तरीके से फेड अप हो जाओगे कि यार बहुत हमने कंज्यूम कर लिया इसको, और बहुत हमने गिव अप कर दिया दूसरी कमोडिटी को, अब इससे ज्यादा मैं इसको गिव अप नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि मैं दूसरी क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम कर, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे दो गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, ठीक है, वैसे ही दो फैक्टर्स भी परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। लेबर की भी तो बेटा एक क्षमता है ना, ये तो नहीं कि तुम उसे महीने साल भर उसी से काम कराते रहोगे, ठीक है, तुम मशीनरी वहां पे एम्प्लॉय ही नहीं करोगे,
तुम बस ये सोचते रहोगे कि लेबर से ही काम कराते जाते हैं, लेबर से ही सारा प्रोडक्शन करवाएंगे, फिनिशिंग करवाएंगे, उसी से हम अपना रॉ मटेरियल बिकवाएंगे भी उससे से, और वही मार्केट में जाके बेचेगा। यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। एक ही फैक्टर सारा काम करे, नॉट पॉसिबल। उसकी भी एफिशिएंसी है। और क्यों उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन होती है? बिकॉज फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरे की एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है? फिर आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे को कम करना पड़ेगा। तभी तो हम बोलते हैं ना कि इनपुट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन लो कि आउटपुट ज्यादा हो। तो अगर तुम एक इनपुट को बढ़ाना चाहोगे ना, तो दूसरा इनपुट अपने आप ही कम होगा। लेबर ज्यादा करोगे, तुम्हें मशीनरी कम लगानी पड़ेगी, कैपिटल कम लगाओ। अब मशीनरी ज्यादा यूज करो तो लेबर कम लगाओ। और एक पर्पस क्या है ये करने का? कॉस्ट भी तो कम लानी है ना बेटा। ये थोड़ी ना कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करते जाना है, कॉस्ट भी इनकर करते जाना है हाई से हाई। नहीं, एम क्या रहता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है? तो कॉस्ट को ध्यान रखते हुए हमारा जो ये सब्स्टिट्यूट है ना, ये इम्परफेक्ट है। लिमिट तक हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसके बाद ये भी हार मान जाए, ठीक है? इसके बाद ये भी एक तरीके से बोल देगा, हाथ खड़े कर देगा कि यार बस मेरी भी कैपेबिलिटी इतनी ही थी, अब मुझसे कम काम करवाओ और दूसरे फैक्टर को ज्यादा एम्प्लॉय करो, ठीक है? तो ये हमारा रीजन है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। थर्ड रीजन है नेगेटिव रिटर्न्स, जो कि मैंने आपको एक रीजन तो दे ही दिया कि टीपी तुम्हारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन तुम्हें मिल चुका है डिमिनिशिंग रिटर्न में। तो बेटा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिलने के बाद किसकी एफिशिएंसी इतनी रह जाएगी कि वो सोचेगा और प्रोडक्शन करें हम? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाई था, मैक्सिमम तुम इतना ही बना सकते थे, तो बेटा इसके बाद जो तुम्हारी एफिशिएंसी ना वो लो ही होगी, तुम कम ही काम करोगे, ठीक है? बोलते बोलते मेरा भी एक पीक पॉइंट आएगा, मैं भी उसके बाद सोचूंगा कि बस अब थोड़ी देर नहीं बोलना, अब नहीं समझाना, थोड़ी देर रेस्ट करते, ठीक है? तो वही है, पहला रीजन क्या है? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर है ना, एक तो वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, और दोनों के बीच में ना एक टाइम के बाद पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। पुअर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? एक मशीनरी थी, 4 लेबर थे, ठीक है? एक मशीनरी को 4 लेबर चला रहे हैं, बट आप ये सोचो कि आप लेबर बढ़ाए जा रहे हो और फिक्स फैक्टर एक ही है, मशीनरी एक ही है, ठीक है? या लैंड था आपका, 1 एकड़ लैंड पे आप 10,000 20,000 लेबर्स को एम्प्लॉय करते जा रहे हो। भाई लैंड की भी क्षमता है कि वो इतने लोग ही इकट्ठे कर सकता है, ठीक है? ओवर क्राउडिंग हो जाएगी नहीं तो। और मशीन को एक्सेस यूज करोगे और एक ही मशीन पे तुम 10 लेबर लगा दोगे, 20 लेबर लगा दोगे, क्या आउटपुट मिलेगा तुम्हें? उल्टा कॉस्ट ही तुम लेके आ रहे हो और ज्यादा। लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, और जहां 4 से काम हो रहा था एक मशीनरी पे, वहां तुम अपने 10-15 लेबर लगा दिए हैं। हाँ, तो पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में एक टाइम के बाद कि भाई एफिशिएंसी फिक्स्ड फैक्टर की इतनी ही है कि वो इतने ही वेरिएबल फैक्टर को झेल सकता है, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता वो। जिसका रीजन ये है लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है? लिमिटेशन होता है फिक्स्ड फैक्टर का कि भाई तुम इतना ही यूज कर सकते हो। अब शॉर्ट रन खत्म, अब लॉन्ग रन में आ जाओ, ठीक है? कि 1 एकड़ की जो लैंड थी वो ज्यादा से ज्यादा 100 लेबर को अपने ऊपर ले सकती थी, बट लेकिन अब लेबर बढ़ाने हैं तो लैंड भी नया खरीदना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक रीजन होता है। एंड द सेकेंड रीजन इज डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वो मैंने आपको बता ही दिया भाई, वेरिएबल फैक्टर का तुम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर चुके हो, जितना तुम्हें बनाना था तुमने उसकी हेल्प से बना लिया, अब उसको भी बख्श दो यार, ठीक है? उसकी भी एफिशिएंसी है एक तरीके से, लेबर भी कितना काम करेगा, रॉ मटेरियल भी तुम कितना ऑर्डर कर लोगे, कॉस्ट पे कॉस्ट इनकर करते जा रहे हो। हाँ, तो एफिशिएंसी फिर डिक्लाइन ही हो जाएगी अल्टीमेटली, और वो एफिशिएंसी जब डिक्लाइन हो जाती है ना, तो हम नेगेटिव रिटर्न्स में आ जाते हैं। मतलब हम कुछ बना ही नहीं रहे, या फिर हम जो बना रहे थे पहले उससे अब कम जा रहे हैं, धीरे धीरे गिरते 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 जीरो, और जीरो से नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है? तो ये होता है रीजन बिहाइंड नेगेटिव रिटर्न्स। और इसी तरीके से आपका जो ये इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स थे, मेन रीजंस कंप्लीट, यही रीजन है। आपको लॉजिक क्लियर हुए इन रीजंस के? थम्स अप देंगे एक बार। किसी भी रीजन में अगर आपको डाउट है तो प्लीज आस्क, इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स और इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर नेगेटिव रिटर्न्स, बताओ भाई। क्लियर है सबको? ओके फाइन, ठीक है। सब बच्चे थम्स अप दिया करो, यस नो कुछ रिप्लाई, ठीक है? कुछ ही बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैं ये समझू कि उन्हीं को समझ में आ रहा है फिर। चलो, यहाँ पे आके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म।
ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म है। अब तुम्हें क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है इन दी टीपीएनपी एंड एपीएमपी। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा थोड़ा। देखो अब करना क्या है, वो जो टीपीएमपी था ना उसका रिलेशनशिप अलग से लिख दो एक बार। ठीक है, एक बार अलग से रिलेशनशिप लिख लो नीचे। रिलेशनशिप भी पूछते हैं कि जब टीपी बढ़ रहा है तो एमपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टीपी मैक्सिमम हो जाएगा तो एमपी क्या हो जाएगा, टीपी गिरने लगे तो एमपी क्या हो जाएगा। तो रिलेशनशिप भी आपसे पूछ सकते हैं, अलग से लिख लो एक बार। वैसे आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी एमपी का रिलेशनशिप लिख लिया है, बट फिर भी एक बार लिख लो। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, इसको अलग से एक बार, इसमें कोई फेजेस नहीं। ठीक है, बस टीपी और एमपी की बात है। तो अब तो रट गए होंगे आप लोगों को भी रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप क्या था टीपी एमपी का, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, when TP increases at an increasing rate, MP also increases। ठीक है, MP also increases, TP के साथ साथ MP भी बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट क्या था, when TP increases at a diminishing rate, at a diminishing rate, MP starts falling। MP starts falling। थर्ड रिलेशनशिप, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, जब टीपी आपका मैक्सिमम है, विच इज 52 वाला जो पॉइंट था ना, मैं उसी फिगर का रिलेशनशिप आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो टेबल आप एक ही रखो और रिलेशनशिप ये देख लो। कर्व आपने बना ही लिया है टीपी एमपी का, वैसा ही होता है। ठीक है, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, जब टीपी आपका मैक्सिमम है और कांस्टेंट है तो एमपी क्या हो गया है, एमपी बिकम्स जीरो। एमपी जीरो हो चुका है। फोर्थ क्या है, व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, जब टीपी गिरने लगता है एमपी बिकम्स नेगेटिव। एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप उसको ले लेना, एमपी मैक्सिमम कहां पे था। एमपी विल बी मैक्सिमम व्हेन टीपी ends up the increasing returns। जब टीपी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होना बंद कर दे, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ना बंद कर दे, समझना वही पॉइंट तुम्हारा क्या था, एमपी का मैक्सिमम था। ठीक है, उसी पॉइंट तक तुम एमपी मैक्सिमम कर सकते थे जब तक तुम्हारा एमपी इंक्रीजिंग रिटर्न्स तक बढ़ रहा था। लास्ट पॉइंट एमपी मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारा लास्ट पॉइंट होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। ठीक है, तो ये है बेसिक रीजन, इसको एक बार नोट करिए। फिर हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, और उसके बाद फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। एपी और एमपी का ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, टीपी एमपी तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में चला जाता है, एपी एमपी का अलग से फिर आता है। ठीक है, तो एपी एमपी बहुत मुझे तो टीपी एमपी से ज्यादा इजी लगता है एपी और एमपी का। ठीक है, क्योंकि उसमें तीन ही चीजें जो रटनी है, जब एमपी एपी से बड़ा है एपी बढ़ता है, जब एमपी और एपी इक्वल है एपी मैक्सिमम होता है, और जब एमपी छोटा है एपी से एपी गिर रहा होता है। तीन ही चीजें बस। ठीक है, तो वो मुझे और इजी लगता है। बड़े बेटा आगे थम्स अप दे एक बार। ओके, ठीक है, फाइन। क्लियर करते चलो अपने कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, यस, आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा वो देखना है। एपी और एमपी का रिलेशनशिप समझने के लिए आपको डायग्राम भी चाहिए, आपको टेबल भी चाहिए। ठीक है, तो आप टेबल बना लो टीपी और एमपी की फिगर्स।
क्योंकि अगर आपको टीपी दिया हुआ है तो आप बना ही सकते हो, है ना। यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर के ये, ठीक है। फिर आपका टीपी ले लो और आप अपना एपी ले लो और फिर एमपी ले लो, ठीक है। यूनिट्स क्या क्या थे पुराने वाले ले लो, 1 2 3 4 5 और 6। टीपी की फिगर्स क्या थी, 10 30 45 52 52 और 48, ठीक है। अब आप बताइए एपी की फिगर्स। हम एपी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। तो अगर आपका टीपी 10 है, क्यू मतलब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो पहले यूनिट पे निकालो एपी, 10 डिवाइड बाय 1 इज 10, 30 डिवाइड बाय 2 इज 15, 45 डिवाइड बाय 3 इज 15, राइट, एंड 52 डिवाइड बाय 4 इज अगेन ये 13 हो जाएगा, ये 13, ठीक है। देन 52 डिवाइड बाय 5, 5 1 is 5 and 5 10.4, right, and 48 डिवाइड बाय 6, 6 8 is 48, 8। ये रहा आपका एपी। अब इसके बाद एमपी, टीपी का चलो एमपी तो हाँ, जो तुमने एमपी का पुराना फिगर था वही नोट कर दो, क्योंकि टीपी की फिगर्स वही है तो एमपी तो सेम ही आएगा ना। वैसे एमपी कैसे निकलता है मैं आपको बता दूं, TPN माइनस TPN माइनस 1 डिवाइड बाय QN माइनस QN माइनस 1। Q में तो 1 1 ही रहेगा सब में, ठीक है। 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, तो डिनोमिनेटर तो आपका 1 ही रहेगा। न्यूमरेटर क्या रहेगा, इसमें बदलाव देखो क्या है, पहला 10, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। इस पॉइंट को या तो आप खाली छोड़ सकते हो डैश, या फिर जो फर्स्ट होता है ना टीपी वो भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपका 30, तो 30 माइनस 10 इज 20। वो तो पुराने फिगर्स थे ही ना हमारे, उसी को देख लेते हैं। 10 था, 20 था, 15 था, 7 था, 0 था और माइनस का 4 था, ठीक है। तो ये बन गया शेड्यूल हमारा। एपी और एमपी के फिगर्स मिल गए। अब टीपी का कोई काम नहीं, टीपी को हटा दो, अब कंफ्यूज करेगा। और ये टीपी हमने बस एपी निकालने के लिए रखा था, एपी और एमपी को, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, हमें रिलेशनशिप एपी और एमपी के बीच में देखना है, ठीक है। तो मिल गया हमें एपी और एमपी का फिगर, भूल जाओ टीपी को अभी। ठीक है, अब हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ मैं साइड में, ठीक है, अच्छा खासा स्पेस है ही। ये एमपी भी है ना, तो एमपी नेगेटिव भी जाएगा, तो थोड़ा सा ना वाई डैश खींच लेते हैं हम। नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका आ जाएगा वही वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स जो है, बार बार मैं नहीं लिखता। वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे हमें एपी और एमपी प्लॉट करना है। आप अपने स्केल नाप लो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम नंबर जो है वो है 20 है, ठीक है। तो 20 तक तो हमें कैसे भी रखना पड़ेगा, और लीस्ट जो है पॉजिटिव पे वो 7 है। दो दो का गैप रख, दो दो का गैप रख लेते हैं यहाँ पे, 3 3 का भी रख सकते हैं, 3 3 का बेटर है, ठीक है। 3 3 का रख लो चलो। अगर 2 का रखेंगे तो हमें 10 यहाँ पे वो बनाने पड़ेंगे ना। 3 का गैप रख लो चलो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 और 21, ठीक है। 3 6 9 12 15 18 एंड 21, ठीक है। अब चलो पॉइंटर्स बनाते हैं। जब यूनिट 1 है तो एपी हमारा 10 है। फर्स्ट यूनिट 10 कहाँ पे होगा, 10 होगा यहाँ पे 9 से थोड़ा सा नीचे, ये दिस विल बी दी एपी, यस। फिर सेकंड पे है 15, सेकंड पे है 15, ये रहा 15,
2 यूनिट पे। फिर सर थर्ड, टैन तो 9 से ऊपर जाएगा। कौन सा वाला बेटा? ये आप ये किससे ऊपर जाएगा मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मतलब फर्स्ट यूनिट पे तो हमारा वही है ना 10 यूनिट्स। अच्छा 10 अच्छा, हाँ 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 9 से सही ऊपर है, जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया। 9 से थोड़ा सा ऊपर या, अब ये थोड़ा सा कैंसिल आउट करो, ये बीच में अब इसको कैंसिल आउट करना ना, इसको ऐसा लगता है ये डॉट ही एक तरीके से, भूल जाओ इस डॉट को, क्रॉस का साइन है यहाँ पे, चलो ठीक है फाइन। ओके देन थर्ड यूनिट पे हमारा 15, अगेन 15, पहले भी 15 पे थे, अब भी 15। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट, म्यूट करें जन्नत बेटा, म्यूट करो अपने आप को। यस, फोर्थ पे 13, 12 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। फिर फिफ्थ यूनिट पे हमारा 10.4, जो कि 10 ही माना जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 10। तो ये रहा हमारा। सिक्स्थ यूनिट पे 8 पे आ जाओ, वो 9 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब एपी को प्लॉट कर दो, ये रहा तुम्हारा एपी। कुछ ऐसा होता है हमारा एपी, ठीक है। एमपी को प्लॉट करो अब, चलो पॉइंटर्स लगाओ। फर्स्ट यूनिट पे 10, तो शुरुआत तो यहीं से ही होगी इसकी भी, ठीक है। सेकेंड यूनिट पे 20, ये जाएगा ऊपर अराउंड हेयर, राइट। देन थर्ड यूनिट पे 15, मतलब यहाँ पे ये काटेगा, इसका मतलब एपी और एमपी को, यहाँ पे काटेगा एपी को ये एमपी। थर्ड यूनिट पे दोनों सेम है ना। फिर 7 हो गया फोर्थ यूनिट पे, 6 7 यहाँ पे, ये रहा। फिर फिफ्थ पे तो 0 है, तो ये रहा फिफ्थ पे 0। सिक्स्थ पे ये एक कॉलम यहाँ पे माइनस का 5, माइनस का 4 पे हमें जाना है, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ठीक है। जॉइंट करते हैं एमपी के पॉइंटर्स को, शुरुआत यहीं से हुई थी पर ये बड़ा ऊपर गया है, ठीक है, एपी से भी ऊपर चला गया है। इसने एपी को यहाँ पे काटा, फिर ये डिक्लाइन होता गया, ये गया ये गया ये गया, यहाँ आ गया, ये आ गया एमपी। ओके, अब आप तीन ही चीज क्यों है बेटा, आपका तीन ही तो फेज है इन दोनों फिगर में। एक तो आपका रहा, ये मैं फेज दिखा देता हूँ, रुको, यही फेजेस है, एक ये है, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा जहां पे इसने काटा है एपी और एमपी ने, एक हो जाएगा तुम्हारा ये फेज, ठीक है। तीन ही रिलेशन है जो इनके मेन है, ठीक है। अब वो रिलेशन क्या है वो नोट डाउन करते हैं, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस सर ये आपने, माइनस माइनस का 4 है, जो नेगेटिव 4 है सर, इसको कट नहीं करेगा? माइनस का 4 कट तो मतलब किया है ये तो रहा। ओके सर, हाँ देख लिया था, वो देखा नहीं था। हाँ हाँ चलो, ठीक है। अब हम अपने ऑब्जर्वेशंस करते हैं, रिलेशनशिप मतलब क्या है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है बेटा, देखो इस फेज में क्या है, एमपी ना ऊपर है और एपी नीचे है, तो नॉर्मल सी बात है, एमपी बड़ा है और एपी छोटा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो जो एमपी का ग्राफ है वो टॉप पे है एपी से, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप क्या हुआ, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो हुआ क्या, जब एमपी बड़ा है एपी से, तो एपी पे क्या चेंज हुआ, एपी इज राइजिंग, आप देख सकते हो एपी बढ़ रहा है, ठीक है, एपी राइजेस। सेकेंड रिलेशन, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, इस पॉइंट पे एट, मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं, एट पॉइंट एम, इस पॉइंट को ना एम नाम दे दो, ठीक है, पॉइंट एम। क्या है, जब एमपी और एपी इक्वल है, आपका एपी मैक्सिमम है, यहाँ पे एपी का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका 15 ही है, आप टेबल में देख सकते हो। बट वो कब है, जब एमपी और एपी एक दूसरे को काट रहे हैं, इसके बाद तो एपी भी गिरने लग गया, ठीक है।
तो लेकिन एपी गिरने कब लग गया, जब एमपी, देखो एमपी अब यहाँ पे एपी ऊपर है और एमपी इसके पीछे है, तो एमपी छोटा है एपी बड़ा है, तो तुम्हारा एपी की गिरेगा कब, जब एमपी छोटा होगा और एपी बड़ा होगा, सॉरी एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स। ठीक है, बस ये 3 बातें जो आपको ध्यान रखना, इतना सा रिलेशनशिप है एपी और एमपी में, तो सबसे ज्यादा इजी तो मुझे यही लगता है। ठीक है, क्लियर है, थम्स अप देंगे सब। शॉर्ट रन यहाँ पे खत्म बेटा, ठीक है, एक बार थम्स अप दे दो, आई फील की शॉर्ट रन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और हम लॉन्ग रन की शुरुआत कर देते हैं, उसका भी शुभारंभ करेंगे। ठीक है, लॉन्ग रन का, और ऑलमोस्ट तो नहीं बट हाँ आधा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, 1-2 टॉपिक रह जाएंगे वो कल के लिए। टाइमिंग बांट रखी है मैंने कि मुझे 3 दिन में प्रोडक्शन खत्म करना है, तो एनी हाउ कल तक खत्म करना है मुझे प्रोडक्शन। ओके, अच्छा 1 मिनट रुको, लॉन्ग रन स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं जरा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, तुमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो पढ़ ही लिया है, ठीक है, जिसमें 3 फेज होते हैं, तो उन्हीं फेज के ऊपर एक क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ ऑपरेशन, क्वेश्चन लिखना जरा इसको, इन विच फेज ऑफ ऑपरेशन अ रैशनल प्रोड्यूसर, a rational producer wants to operate in, ऑप्शंस लिखो, फेज 1, फेज 2, फेज 3 सर एंड फेज 1। हाँ फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी चैट बॉक्स में मुझे देंगे, देखता हूँ किसको पता है इसका। हिंदी में सर बता फेज दीजिए 1। क्वेश्चन। चलो पहले चैट बॉक्स में डालो एक बार अपनी, तुम क्या तुम्हारा ऑप्शन है, देखते हैं। महक 1, महक कह रही है फेज 1, ओके। ये सतीश है जो फेज 1 बोल रहे हैं, रितिका भी फेज 1 बोल रही है, ओके। फेज, यार एक लाइन से सब फेज 1 बोल रहे हैं, अच्छा मयंक, ओजस्विनी, राधा सब फेज 1। ठीक है, तो बहुमत से जो लोगों ने ये फेज 1 बोला है, तो रैंडमली मैं यहाँ पे कृतिका से पूछना चाहूंगा कि कृतिका वाई फेज 1, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। फेज 1 आपको क्यों लगा? बताइए कृतिका। अच्छा लाइब्रेरी में हो अभी, चलो कोई नहीं। मुझे महक आप बताओ, वाई फेज 1? क्योंकि सबने वही बोला है, तो रीजन भी सबका सेम ही होगा, तो एक जना रीजन बोल दो। मुझे पता है वैसे तुम लोग यही रीजन बोलोगे कि फेज 1 इसलिए बिकॉज उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? तुम्हारा लॉजिक यही है, तो हमें उसी में ऑपरेट करना चाहिए। यस नो कुछ? सर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर भी है, अच्छा एफिशिएंसी भी ठीक है, पीक पे है सर। चलो ठीक है, कंसिडर कर लिया, हाँ तो वो सब है, इसी वजह से तुम इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, तुमने फैक्टर्स को तो देख लिया, ठीक है, तुमने प्रोडक्शन भी देख लिया, बट तुमने ये सोचा कभी, वैसे तो ऑप्शन बता दूं सबका ही गलत है, फेज 1 है ही नहीं, ये फेज 2 है, ठीक है, तो द आंसर इज फेज 2। नाउ ये बहुमत से जो वोटिंग हुई थी ना, दैट फेज 1 का सबका ही गलत है, सब गलत हो गए। ठीक है, तो अब मुझे बताने दो फेज 2 रीजन क्यों है। फेज 1 ठीक है, लॉजिकली ठीक भी सोचा तुमने, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, लार्ज क्वांटिटी इज अवेलेबल, बट दिस लार्ज क्वांटिटी इज अवेलेबल ना, तो तुमने क्या देखा, अभी तो स्कोप और है, अभी तो ये लार्ज क्वांटिटी और मिल सकती है, तो तुम बढ़ाते गए। ठीक है, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना,
प्रोडक्शन अभी भी इंक्रीज हो रहा है, घटा नहीं है, बट रेट बदल गया। पहले इंक्रीजिंग रेट था, अब डिमिनिशिंग रेट है। बेटा आप खुद सोचो, जब आपको एक साल में 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर में आपको 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो आपको ये लगेगा कि बस 50 करोड़ इज मैक्सिमम, मैं यहीं तक ऑपरेट करना चाहूंगा। या जब प्रॉफिट ज्यादा होता रहता है तो आप ये सोचो कि और बढ़ाएंगे इसे, नो मैटर रेट क्या हो। अगर 20 से 50 पे हुआ है तो 20 से 50 के बीच में 30 का गैप है, ठीक है, 30 करोड़ का। नो मैटर 50 से हम 90 पहुंचे, मतलब हम आगे 40 करोड़ का गैप रखना चाहते हैं, तभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा। बट ये कोई जरूरी नहीं है, 50 से 60 करोड़ भी हो जाए तो बेस्ट है, अभी भी बढ़ ही रहा है ना प्रॉफिट तो, ठीक है। तो तुम क्या सोचते हो बेटा, फेज 2 में एक प्रोड्यूसर क्यों ऑपरेट करने का सोचता है? क्योंकि वो ये देखता है कि स्कोप अभी और है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि रेट क्या है, ठीक है। बेटा अगर तुम्हें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी कम मतलब स्टार्टिंग में मिल गया, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट मिल गया, पर बेनिफिट अभी तुम्हारा पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है, अभी तुम्हें और बेनिफिट मिल सकता है, रेट बदल रहा है बट, तो तुम, ग्रीडीनेस तो हम ह्यूमंस में होता ही है, ठीक है। तो भले कम मिल रहा है पर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अभी हम और उस चीज को कंज्यूम करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और कब तक हम उसको प्रोड्यूस करते रहेंगे? जब तक हमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हमें किस फेज में मिलता है? फेज 2 में, ठीक है। फेज 2 ही होगा जब आपका टीपी मैक्सिमम होता है, याद करो, ठीक है। मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा यहां तक बना सकते थे, तो तुम रेट पे बच जाओ कि इस रेट से बढ़ रहा है इसलिए फेज 1 ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। बेटा क्वांटिटी तो अभी भी अवेलेबल है, रेट बदल गया, नो मैटर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्वांटिटी तो ज्यादा हो ही रही है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि तुम गिरने लग गए, तुम नेगेटिव रिटर्न्स में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसमें टीपी गिरता है और एमपी भी नेगेटिव हो जाता है, विच इज बैड, ठीक है। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा फेज 2 में ऑपरेट करना चाहेगा, इस बात को गांठ बांध लो। लॉजिक क्लियर है? थम्स अप दो, लॉजिक क्लियर है, ठीक है। सोच तुम भी सही रहे थे, बट तुमने अपना स्कोप ब्रॉडर नहीं किया, तुम वहीं पे रुक गए, तुम्हें बेनिफिट मिला लार्ज अमाउंट में, तुमने ये नहीं देखा बेनिफिट अभी भी मिल रहा है, रेट बदला है, तो चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अच्छा बेटा देखो, इतनी सी बात है, फेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, मतलब आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। राधा बेटा ध्यान से सुनो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आप ज्यादा बना रहे हो, विच इज इनफ, ठीक है, हम खुश हैं उसमें। बट ज्यादा बनाना इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें ज्यादा बनाते बनाते हम रुक जाए, कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स खत्म तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। बेटा रिटर्न से तुम्हें क्या मतलब है? तुम ये देखो ना, तुम्हारा प्रोडक्शन तो अभी भी हो रहा है, तुम 30 यूनिट्स पे थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स में, लास्ट में 30 से 45 हो गया, तो पहले 20 यूनिट्स का गैप था, अब 15 यूनिट्स का गैप हो गया, क्या दिक्कत है? यूनिट्स का ही तो गैप हुआ है, पर तुम ज्यादा तो बना रहे हो ना, पहले 30 यूनिट्स बना रहे थे, 45 बना रहे हो, 45 से 52 तुमने बनाए। तो रेट को मत देखो, तुम ये देखो तुम्हारा स्कोप जो है ना प्रोडक्शन का, वो अभी बढ़ सकता है, तुम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे अभी और पहुंच सकते हो। और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन तुम्हें फेज 2 में जाके मिलता है, जब तुम्हारा टीपी मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद टीपी गिरने लगेगा, और गिरा हुआ कोई नहीं चाहता, ठीक है। आई होप राधा क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी अब, ठीक है। चलो, फेज 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखना इस चीज को, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो रिपीटेटिवली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, फेज 1 मत करके आ जाना, टेक फेज 2 है, ओके। तभी मैंने ये लिखवा भी दिया, ये ऑप्शन आपको, क्वेश्चन ही लिखवा दिया पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। वी कैन स्टार्ट नाउ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट थोड़ा सा इलेबोरेट और करना चाहूंगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ठीक है। वही बात होगी, रिपीट होगी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया है, बट अच्छा ही है ना, क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले आप थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है, नोट करना इज इम्पोर्टेंट, ताकि स्पीड भी जल्दी जल्दी हम कवर अप कर लेंगे और समझ भी लेंगे, ठीक है। इसमें लिखो इन शॉर्ट रन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SR, ठीक है। इन शॉर्ट रन, दैट इज the law of variable proportion
we assume only one variable input, and keeping other inputs constant and keeping other inputs fixed. Second point लिखिए, but in the long run, all factors becomes variable. So understanding the theory of production, in long run we will take two variable inputs. और वो दो वेरिएबल इनपुट्स कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा हमारा लेबर, ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आपका शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर होता है, बट लॉन्ग रन में वेरिएबल बन जाता है। लॉन्ग रन में तो सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, नाउ इन द लॉन्ग रन both inputs are available in larger quantity. Therefore, its supply will be elastic. लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हैं, तो इलास्टिसिटी भी तो हाई होगी। ठीक है, वो इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट्स have derived two suitable techniques for studying the long run production function. अच्छा बेटा, एक चीज और, जैसे आपने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखा है ना, आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते थे, आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ोगे लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के नाम से भी जानते हैं। प्लीज राइट डाउन, ये एक बार लिख लेना। ठीक है, तो economists have derived two suitable techniques for studying the long run production function, that is laws of returns to scale. लॉन्ग रन में लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को पढ़ने के लिए इकोनॉमिस्ट्स ने दो टेक्निक्स दिए हैं। वो दो टेक्निक्स के नाम क्या है? पहला टेक्निक का नाम है आइसोक्वांट्स, और दूसरा है आपका कॉब-डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब-डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, या हम जो बोलते हैं ना लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको स्टडी करने के दो तरीके हैं। आप आइसोक्वांट्स पढ़ के निकाल सकते हो लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल,
बायो आएगी इको में। बायो क्यों आएगी इको में? बायो वाला पार्ट थोड़ी ना इको में। ये तो प्रोडक्शन टर्म्स के नाम, अच्छा वो, तो उसमें बायो जैसी कौन सी बात है? अच्छा, ओके, आप लोगों को बायो जैसी लग रही है। नहीं बेटा, मेरा साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आई डोंट नो बायो का, मैं तो भूल भी गया हूँ, ठीक है। ना मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, ना मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, ना मुझे बायो में इंटरेस्ट था, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ्स में था, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक रीजन ये भी था, ठीक है, तो इसलिए मैंने साइंस लिया भी नहीं। ओके, तभी तो आप लोग कमर्शियल्स बने हो, कॉमर्स वाले। कॉमर्स में तो आएंगे ही वही जिन लोगों को इस फील्ड से इंटरेस्ट होगा, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को साइंस मिलती नहीं है तो कॉमर्स में आ जाते हैं, तो ये भी है, बट प्रेफरेबली तो मुझे कॉमर्स ही बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। 10th तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ाया जाता था साइंस में, तो मेरे मेरे मार्क्स भी नहीं आते थे उतने साइंस में, एवरेज ही रहता था मैं, हाईएस्ट तो कभी गए ही नहीं होंगे। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हिंदी वाज वेरी गुड, ठीक है। सोशल साइंस भी बहुत अच्छा लगता था, हिस्ट्री पढ़ना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। ज्योग्राफी उतना अच्छा नहीं लगता था, इकोनॉमिक्स भी पार्ट होता था, वो इको भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली मैं आ गया कॉमर्स में, इसमें सब अच्छा लगता था। अकाउंट्स भी अच्छी लगती है, बट उतना कमांड नहीं है मुझे उस पर, बट ठीक लगती है, करने को जाऊं तो मैं कर लेता हूँ इसको, ठीक है। बाकी बिजनेस हो गया और इको तो बहुत ही अच्छा लगता ही है, और तो जैसे अब बीकॉम में, एमकॉम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हमने, लॉ पढ़ा, टैक्स पढ़ा, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़े, तो वो सब एक इंटरेस्ट एरिया बन गया। यस, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर आते हैं बेटा, आप जल्दी से समझते हैं ये है क्या। शॉर्ट रन में मैंने आपको क्या समझाया था, शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स होते हैं कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर आपका कांस्टेंट होता है, इसीलिए उसकी सप्लाई जो होती है वो इन इलास्टिक होती है, आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो खुद ही चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर जो होता है वो आप बदल सकते हो, तभी तो आप लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन कर रहे थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो आपने देखा, लैंड आपका फिक्स्ड था, ठीक है। लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना जो फिक्स्ड होते हैं शॉर्ट रन में, वो भी वेरिएबल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अब ज्यादा ऑपरेट कर रहे हो। लॉन्ग रन कब आया? जब आपकी फर्म ज्यादा लंबे टाइम तक चली, ठीक है, आपने अच्छा खासा प्रोडक्शन किया, तो बेटा आपने अच्छा खासा प्रोडक्शन किया, अच्छे खासे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप एक ही लैंड पे सीमित रहोगे, या आपने 10 लेबर लगाए थे तो 10 ही लेबर से आपकी पूरी फर्म चलती रहेगी, तुम इंक्रीज करने की सोचोगे ना। एक मशीन तुमने पहले लगाई थी, अब तुम 2-3 मशीन एम्प्लॉय कर सकते हो। तुम देख रहे हो, तुम लैंड भी बदल रहे हो, मशीनरी भी बदल रहे हो, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर तो बदल ही रहे हैं आपके, जैसे लेबर वगैरह हो गए, तो लॉन्ग रन में आके ना सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल हो जाते हैं, जो कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो नॉर्मल सी बात है, हम उनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक वे में पढ़े, उनकी इलास्टिसिटी हाई है, ठीक है, तभी मैंने लिखा है देयरफॉर इट्स सप्लाई विल बी इलास्टिक। एक बात और, जब आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था तो आपने एक ही वेरिएबल फैक्टर अज्यूम किया था, विच इज लेबर। लेबर था ना, अकेला वेरिएबल फैक्टर सिर्फ एक, बाकी सारे फिक्स्ड जो कांस्टेंट थे। पर लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में क्योंकि सारे फैक्टर वेरिएबल हैं तो कम से कम दो तो लो, दो वेरिएबल फैक्टर लो, और देखो कि इनकी हेल्प से आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो दो वेरिएबल फैक्टर जो मैंने लिए हैं वो है लेबर और कैपिटल। अब हम दो फैक्टर्स का यूज करेंगे, एक का नहीं, दो इनपुट जरूर लगाएंगे, ठीक है, और समझेंगे कि आइसोक्वांट्स और कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसे हेल्प करता है लॉन्ग रन में, ठीक है। 5 मिनट में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, जल्दी से आइसोक्वांट समझ लेते हैं, ठीक है, छोटी सी बात है।
यस, आइसोक्वांट्स, ये नया टर्म है आपके लिए, आपने इससे पहले इको में ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जिन लोगों ने इको पढ़ी भी होगी तो। आइसोक्वांट्स होता क्या है? आइसोक्वांट्स को समझो, अब तुम ना यहाँ पे ये और सिंपल है समझना, क्यों? क्योंकि अपना जो तुम इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर है ना, उसको रिलेट करो यहाँ पे। इंडिफरेंस कर्व क्या था? दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पे सेटिस्फैक्शन सेम रहते थे, ठीक है। आइसोक्वांट्स क्या है? ये भी वही है, बट प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से। इट रेफर्स टू दी, पहले डेफिनेशन लिख लो, इट रेफर्स टू दी लोकस ऑफ, it refers to the locus of all possible combinations of, all possible combinations of two inputs। वहां पे दो गुड्स थे, यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, क्योंकि आप उन्हीं का तो यूज कर रहे हो ना, फैक्टर इनपुट्स का। इट रेफर्स टू द लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। वो दो इनपुट्स कौन से हैं? हमने पहले ही अज्यूम कर ली है, लेबर एंड कैपिटल। बेटा मैं बार बार लेबर कैपिटल पूरा नहीं लिखूंगा, L stands for labor, K stands for capital, ठीक है। which gives same level of output, which gives same level of output। इंडिफरेंस कर्व क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, which represent same level of satisfaction। आइसोक्वांट क्या है? प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से समझो, तुम्हें इनपुट लगाना है और उनको आउटपुट में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। बट इनपुट्स के तुम ऐसे कॉम्बिनेशंस ले रहे हो कि हर कॉम्बिनेशंस पे ना सेम आउटपुट बन के तैयार हो रहा है। मान लो तुमने दो लेबर लगाए और एक कैपिटल लगाया, 100 यूनिट बन के तैयार हुआ, ठीक है। तीन लेबर लगाए, दो कैपिटल लगाए, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, फिर भी तुम्हारा 100 यूनिट्स बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो अब वो रीजन क्या है? हमें कंजम्पशन में सेटिस्फैक्शन सेम रखना था, प्रोडक्शन में आउटपुट सेम रखना है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन सेम रखने के लिए दो गुड्स के कॉम्बिनेशन ऐसे बनाते थे कि वो हो जाए, ठीक है, मतलब एक का ज्यादा तो दूसरे का कम, यही करते थे। यहाँ भी तो यही करेंगे। अगर इनपुट हमने दो लिया है तो एक इनपुट को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करेंगे, नॉर्मल सी बात है, तब हमारा आउटपुट जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा इंडिफरेंस कर्व वैसा ही आइसोक्वांट्स, बट नजरिया जो होगा ये प्रोडक्शन के तरीके से होगा, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दूसरा नाम कभी कभी इसका पूछते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व। इसका दूसरा नाम है बेटा इक्वल प्रोडक्ट कर्व एंड, जैसे वो कंजम्पशन इंडिफरेंस कर्व था, ये है आपका प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये है आपका प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ये इसके दो नाम हैं जो याद रखते हैं, ठीक है। इक्वल प्रोडक्ट कर्व एंड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। क्या है आइसोक्वांट? कि दो इनपुट्स को हमने कुछ इस तरीके से यूज किए कि हर एक कॉम्बिनेशंस पे, हर एक लेवल पे हमको सेम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और वो कैसे मिल सकता है सेम आउटपुट? जब हम एक इनपुट को बढ़ाएंगे और दूसरे को सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। यही था इंडिफरेंस कर्व में, यही है आपका प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। आइसोक्वांट का मीनिंग क्लियर है? थम्स अप। ओके, तो उसके बाद फिर आपका एक टेबल बना लो और फिर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आइसोक्वांट्स की, ठीक है। हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखा था, राइट? सिमिलरली प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट्स भी है और बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो था। ये भी कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, ये भी स्लोप्स डाउनवर्ड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट्स, इस प्रॉपर्टीज को समझने से पहले ना एक टेबल बना लो, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को समझने से पहले एक टेबल बना लो। लिखो कॉम्बिनेशंस, नॉर्मल सी बात है, दो इनपुट हम ले रहे हैं, एक लेबर है एक कैपिटल है, ठीक है।
और उसका इफेक्ट हम किस पे देखेंगे, आउटपुट पे। और एक कॉलम बचा के रखो तुम MRTS, जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व में MRS होता था, राइट, यहाँ पे MRTS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसी की वजह से जो आपका आइसो क्वांट है ना, वो कॉन्वेक्स होता है, और उसी की वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व MRS की वजह से कॉन्वेक्स शेप था। अच्छा, 4 कॉम्बिनेशंस में आपको यहाँ पे बना के दूंगा, ABCD, ठीक है। फिगर्स कुछ ऐसे हैं कि पहले आपने एक लेबर यूज किया और 10 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाए, तो नॉर्मल सी बात है, ये कम कर रहे हो, ये ज्यादा कर रहे हो, अब तुम इसको कम करोगे और इसको बढ़ाओगे। 2 3 4 सैक्रिफाइसिंग देखते हैं, 6 4 और 3, ठीक है। ये फिगर्स लिख लो एक बार, आउटपुट सब पे सेम रहेगा, 100 यूनिट्स, ठीक है। 100 यूनिट्स आपने बनाए हैं। ये वाला मैं आपको सिखाऊंगा बट अभी नहीं, ठीक है, वो जब हम उसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे तब। या बेटा ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टीज ना एक बार स्टार्ट हो गया ना तो फिर थोड़ा टाइम लेगा 5 से, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेके आपका BCRP स्टार्ट करना है फिर, ठीक है। तो ऐसा है, इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कल ही खत्म करते हैं, थोड़ा सा एग्जैजरेट करना हुआ कल तो कर लेंगे, ठीक है। BCR पे थोड़ा कम देख लेंगे उसका, क्योंकि वो तो हमारा पता ही है आप लोगों को, थोड़ा कम टॉपिक है, बट इसको खत्म करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, आप थोड़ी देर ब्रेक ले लो, फिर 10-15 मिनट में हम अपना BCR की क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, एक बार थम्स अप दे दो, ठीक है बेटा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय सर। बाय। जस्ट थोड़ी देर बाद ही आपसे मिलता हूँ मैं, टेक अ ब्रेक।